अब आपकी पत्नी आपसे नहीं ले पाएगी इंटरिम मेंटेनेंस। हाँ साथियों, यदि आपके पास अपनी पत्नी के एडल्ट्री यानी उसके अवैध संबंध के ठोस सबूत हैं तो आपकी पत्नी आपसे अब इंटरिम मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। उसकी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ही हो जाएगी खारिज। साथियों, पहले क्या था कि पत्नी 144 बीएनएसएस के अंतर्गत भरण पोषण की याचिका फैमिली कोर्ट में दाखिल करने के तुरंत बाद ही इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा देती थी, जिससे उसे दौराने वाद, ठीक है, जब तक वाद की कार्रवाई चलेगी तब तक उसे यहाँ पर मेंटेनेंस मिलता रहे। और पति उसके बाद यदि उसके पास अपनी पत्नी के अवैध संबंध के साक्ष्य होते थे तो वह इन साक्ष्यों के साथ धारा 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन, जो पूर्व में धारा 125(4) बीएनएसएस थी, उसकी एप्लीकेशन लगा देता था कि उसकी पत्नी तो भरण पोषण पाने की हकदारनी नहीं है क्योंकि वह एडल्ट्री में रह रही है, उसके तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। परंतु फैमिली कोर्ट पति की धारा 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन को यह कहकर, क्योंकि एडल्ट्री का जो आरोप है वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसीलिए इसे अभी शुरुआत में ही डिसाइड नहीं किया जा सकता। एडल्ट्री के आरोप को केवल एविडेंस के बाद ही केस की फाइनल स्टेज पर ही तय किया जा सकता है, यानी मूल भरण पोषण की याचिका के अंतिम फैसले फाइनल एडजुडिकेशन के समय ही एडल्ट्री के आरोप को तय किया जा सकता है कि आरोप सही है या गलत। और कोर्ट इसी तरीके से पति की धारा 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन को बिना सुने ही खारिज कर देती थी, यही तर्क के साथ कि इसका जो एडल्ट्री के आरोप हैं इसको तो लास्ट में तय किया जाएगा। और फैमिली कोर्ट एडल्ट्री के आरोप को तय किए बिना ही पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस दिलाए जाने का आदेश कर देती थी। लेकिन साथियों, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिमांशु चौड़िया बनाम राजस्थान राज्य 2026 में दिए गए लैंडमार्क फैसले में इस स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में इस पूरे मुद्दे को स्पष्ट किया है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि पत्नी द्वारा दाखिल किए गए धारा 144 बीएनएसएस के अंतर्गत भरण पोषण के मामले में यदि पति द्वारा पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाया जाता है और 144(4) की एप्लीकेशन मूव की जाती है, तो क्या पत्नी पर लगाए गए एडल्ट्री के आरोप को केवल केस की फाइनल स्टेज पर ही डिसाइड किया जा सकता है या इसे इंटरिम स्टेज पर भी डिसाइड किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था, क्योंकि 144(4) बीएनएसएस के अंतर्गत 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं, उनके आधार पर एक पत्नी भरण पोषण नहीं पा सकती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि जो पति की धारा 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन है, क्या उसको यह कहते हुए खारिज किया जा सकता है बिना सुने ही कि एडल्ट्री के आरोपों को तो केवल फाइनल स्टेज पर ही डिसाइड किया जाएगा, जो मूल याचिका है उसके फाइनल एडजुडिकेशन के समय ही तय किया जाएगा। कि मामला क्या था? इस मामले में पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध खराब हो गए और दोनों एक दूसरे से यहाँ अलग रहने लगे। पत्नी ने फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो वर्तमान धारा 144 बीएनएसएस उसके अंतर्गत भरण पोषण की मांग की और साथ ही इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगाई कि दौराने वाद मुझे यहाँ भरण पोषण की ज़रूरत है। मुझे पति ने इसका विरोध करते हुए 125(4) सीआरपीसी यानी जो वर्तमान धारा 144(4) बीएनएसएस उसके अंतर्गत आवेदन दिया। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी एडल्टरस रिलेशनशिप में रह रही है, ठीक है, वो एडल्ट्री में रह रही है और उसके पास इस आरोप के समर्थन में कई सारे फोटोग्राफ और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी अभी इस इंटरिम स्टेज पर तय नहीं की जा सकती। इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी एविडेंस के बाद ही भरण पोषण की जब मूल याचिका के फाइनल एडजुडिकेशन के समय ही तय की जाएगी, यानी भरण पोषण की जो मूल याचिका है उसकी फाइनल स्टेज पर, केस की फाइनल स्टेज पर ये आरोप तय किए जाएंगे।
इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने पति की जो 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन थी उसको इन्हीं तर्कों के साथ यहाँ पर खारिज कर दिया और पत्नी के पक्ष में 25,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने भी ब्रॉडली यही दृष्टिकोण अपनाया, यानी पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस मिलती रही। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी जो वर्तमान में धारा है, ठीक है, कानून बदलने के बाद जो धारा 144(4) बीएनएसएस उसके उद्देश्य को समझाया। सबसे पहले उसके उद्देश्य को समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का उद्देश्य है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति को वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन यानी उसे बेघर होने और भुखमरी से बचाना और उसे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता देना है, ठीक है, आर्थिक सहायता पहुंचाना। ये ऑब्जेक्ट है 125 सीआरपीसी का। इसीलिए धारा 144 बीएनएसएस की प्रोसीडिंग जनरली समरी और स्पीडी नेचर की होती हैं कि जल्दी से जल्दी इन मामलों की सुनवाई हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 144(4) को नज़रअंदाज कर दिया जाए। धारा 144(4) में 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिनमें से एक ग्राउंड ये है कि अगर पत्नी वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री, यदि किसी की पत्नी एडल्ट्री में रह रही है यानी उसके किसी पर पुरुष से अवैध संबंध है, तो वह भरण पोषण नहीं पा सकती। धारा 144 बीएनएसएस के अंतर्गत ना तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदारनी है और ना ही इंटरिम मेंटेनेंस पाने की हकदारनी है। तो यदि वो ऐसा कर रही है तो वो यहाँ पर मेंटेनेंस भी नहीं पा सकती है और यहाँ तक कि वो इंटरिम मेंटेनेंस भी नहीं पा सकती है। ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पर प्रावधान है 144(4) बीएनएसएस के अंतर्गत। तो एडल्ट्री के आरोप का फैसला कब होगा? क्या एडल्ट्री के आरोपों का फैसला केवल फाइनल स्टेज पर, केस की फाइनल स्टेज पर ही तय होगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा नहीं है। यह कहना गलत है कि एडल्ट्री का मुद्दा केवल सेक्शन 144 बीएनएसएस की जो याचिका है भरण पोषण की, उसके फाइनल एडजुडिकेशन के समय यानी कि जो केस की फाइनल स्टेज है उसी समय यहाँ पर केस की लास्ट स्टेज पर तय होगा, ऐसा कहना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर पति सेक्शन 144(4) बीएनएसएस के अंतर्गत एप्लीकेशन देता है और उसके साथ ऐसा क्लियर और कोजेंट एविडेंस प्रस्तुत करता है जिससे एक्स फेसी यानी पहली ही नज़र में एडल्ट्री, पत्नी के अवैध संबंध यहाँ पर स्थापित होते हैं कोर्ट की नज़र में, तो कोर्ट उस इशू को इंटरिम स्टेज पर ही डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो एडल्ट्री के आरोप को इंटरिम स्टेज पर डिसाइड किया जा सकता है यदि पति के द्वारा जो एविडेंस पेश किए गए 144(4) की एप्लीकेशन के साथ वो यहाँ पर क्लियर और कोजेंट एविडेंस है और एक्स फेसी यहाँ पर पत्नी पर जो आरोप लगाए गए हैं एडल्ट्री के, उनको स्थापित करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है, एक्स फेसी। एक्स फेसी का सरल मतलब है पहली नज़र में स्पष्ट होना, अर्थात एविडेंस ऐसा हो जो कि कोर्ट को लंबे ट्रायल या विस्तृत एविडेंस एप्रिसिएशन के बिना ही प्रथम दृष्टता यहाँ स्थिति को स्पष्ट कर दे। जो आरोप लगाए गए हैं उनको प्रथम दृष्टता यहाँ पर उसको स्पष्ट कर दे। लेकिन साथियों, यदि पति बिना साक्ष्यों के 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन मूव करता है और उसमें केवल यह आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, इसीलिए उसे इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दिलाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी कह सकता है कि उसकी एप्लीकेशन को खारिज किया जाना ही उचित होगा, क्योंकि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और ये लास्ट में ही तय हो पाएगा। इसीलिए यदि पति चाहता है कि पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस ना मिले तो उसे अपने आरोपों के समर्थन में क्लियर और कोजेंट एविडेंस देना होगा जो एक्स फेसी ऐसे आरोपों को यहाँ पर स्पष्ट करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर एविडेंस ऐसा है जिसे अभी ऑथेंटिकेट करना बाकी है, जिसकी जेन्युइननेस डिस्प्यूटेड है, जिसके लिए डिटेल्ड एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो केवल ऐसे एविडेंस के आधार पर तो पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझाते हुए कहा कि एडल्ट्री के आरोप को साबित करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के साक्ष्य हो सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस वह साक्ष्य है जो किसी आरोप को सीधे और पहली नज़र में स्पष्ट कर देता है। वहीं जब किसी मामले में आरोपों को सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से साबित करने की कोशिश की जाती है,
तो पेश की गई परिस्थितियों की विस्तार से जांच करनी पड़ती है। यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है तो उनकी विस्तार से जांच करनी पड़ती है और उपलब्ध साक्ष्यों और उनकी विश्वसनीयता को विस्तार से जांचना और समझना पड़ता है। खासकर जब सबूत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे फ़ोटो, वीडियो, चैट, सोशल मीडिया से संबंधित हो तो उसकी जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी की जांच में समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तभी इंटरिम मेंटेनेंस पर रोक लगाई जा सकती है जब पति धारा 144(4) बीएनएसएस के तहत स्पष्ट और ठोस साक्ष्य, क्लियर और कोजेंट एविडेंस प्रस्तुत करे जो पहली नज़र में यानी एक्स फेसी पत्नी का एडल्ट्री में रहना स्थापित करता हो। एक्स फेसी वो एडल्ट्री में है ये स्थापित करता हो तो पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस यहाँ पर रोका जा सकता है। तो साथियों, यदि ऐसी स्थिति है, पति के द्वारा ऐसे एविडेंस दिए गए जो क्लियर और कोजेंट एविडेंस हैं, एक्स फेसी आरोपों को यहाँ पर स्थापित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी भरण पोषण नहीं ले पाएगी। और यदि उसका इंटरिम मेंटेनेंस पहले ही बन चुका है तो यहाँ पर पति की एप्लीकेशन जो 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन है उसे लगाए जाने के बाद उस पर सुनवाई के बाद पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस के आदेश को यहाँ पर सेट असाइड कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस जजमेंट की सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की उस अप्रोच को गलत माना जिसमें कहा गया था कि एडल्ट्री का फैसला केवल फाइनल स्टेज पर ही हो सकता है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा माना जाए तो जो सेक्शन 144(4) बीएनएसएस है उसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, कि पत्नी भरण पोषण कब नहीं पा सकती, तो उसका तो उद्देश्य ही कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए धारा 144(4) बीएनएसएस की एप्लीकेशन को सिर्फ इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि एडल्ट्री का फैसला तो फाइनल स्टेज पर ही होगा। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड किया और पति की जो एप्लीकेशन उसने लगाई थी 144(4) बीएनएसएस के अंतर्गत उसको मेरिट पर तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को जो खारिज करने का आदेश दिया था उसको सेट असाइड कर दिया गया और दोबारा इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई, मेरिट पर सुनवाई करने के लिए यहाँ पर उसे वापस भेज दिया। तो साथियों, आप समझ गए कि यदि पति के द्वारा क्लियर और कोजेंट एविडेंस जो एक्स फेसी यहाँ पर पत्नी पे जो आरोप लगाए गए हैं एडल्ट्री के उसे यहाँ पर स्थापित करता है तो यहाँ पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी, वो यहाँ इंटरिम मेंटेनेंस पाने की भी हकदारनी नहीं है।